देखिए सोनिया जी के फेस पे भी एंजाइटी दिख रही है। आईब्रो श्रिंक हो गई है। सभी के मैम फेस पे एक्चुअली ये थोड़ी-थोड़ी आ रही है। एक्चुअली थोड़ा उनका पिक्चर टॉपिक मेरी काफी, स्क्रीन में आ रहा है, हाँ इसलिए मैंने जी उनका नाम मैम। लिया है। अदरवाइज़ एक्चुअली सभी के टॉपिक थोड़ा फोरहेड सा ना, सिकुड़ गए। जी, बोलिए मैम सोनिया जी। एक्चुअली थोड़ा सा मैम ना इस वीडियो टॉपिक को लेकर के हैवी तीन और चार बड़ा बार, इंटरेस्टिंग है। हाँ वही लग रहा मैम, 3-4 बार अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके मतलब जो सिम्टम है, सिम्टम तो करीब करीब एक ही रहते हैं इस तरह के डिजीजेस के। हाँ, बिल्कुल, सिम्टम एक ही रहेंगे। हाँ, और इसका जो इलाज है वो भी करीब करीब, जैसे कि अपन को अकेले नहीं रहना है, व्यवहार अच्छा सेम सा, ही रहेगा, हाँ, प्रेम व्यवहार, लगभग प्रेम सेम पूरा रहेगा। व्यवहार उसको दीजिए, कीजिए। फिर लंबी गहरी श्वासें हैं, मेडिटेशन है। मतलब लग रहा है कि 2-3 बार इस वीडियो को देखने पे भी बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। और मैंने अभी सारे में इसकी फोटो ले लेके बेटे को भेजती रही, क्योंकि उसके भी एग्जाम्स है, फिजियोथेरेपी कर रहा है, तो वही साइकोलॉजी सब में थोड़ा डर है, मम्मा क्या है समझ ही नहीं। मैम बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, भेजा मैंने उसको भी। उसको भी हेल्प मिलेगा। हाँ, एक्चुअली आपका जो ये 5th यूनिट है ना, ये बहुत डिटेल में है और बहुत बड़ा है। तो इसलिए थोड़ा-सा मतलब मुझे भी, आपको भी, सभी को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। और चूँकि क्या होता है कि हम लोग ना ये जो न्यूरो साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं ना, इनसे थोड़ा कटे हुए रहते हैं। इन जनरल बाकी सब चीज़ों के बारे में तो हम बात करते हैं। जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, बहुत डिटेल करेंगे, घंटों डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन जहाँ ये न्यूरो से रिलेटेड आती ना, क्योंकि कहीं न कहीं हम अनकॉन्शियसली न्यूरो को किससे जोड़ते हैं? मैडनेस से, कि पागलपन है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और उसके कारण शायद हम इससे बात करने से भी बचते हैं। और यही एक कारण होता है कि जब हम अपने बच्चों से इस टॉपिक पे बात करने से बचते हैं ना, तो कई बार हम बच्चों को समझ नहीं पाते हैं, है ना? जबकि आज जिस तरह के सिचुएशंस हैं और जिस तरह के आसपास सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको भी बहुत अलर्ट रहना चाहिए और बच्चों को अलर्ट रखना चाहिए। यदि आपको खुद में ऐसा थोड़ा भी सिम्पटम शुरू हो तो उसको शुरू में ही स्टॉप कर दें, कि जिससे वो आगे प्रोग्रेस ही ना कर पाए और वहीं पर रुक जाए। क्योंकि इन बीमारियों का क्या, जब ये आगे बहुत बढ़ जाती है ना, तो इनको कम कर पाना या वापस लौटा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। और दूसरा सबसे मुश्किल काम होता है कि जितनी भी ये साइकेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करते हैं कि वो अपने आप को कितना इम्प्रूव करना चाह रहा है। और उस समय अगर ये बहुत बढ़ जाती है तो फिर वो पेशेंट सपोर्ट नहीं करता है। मैम हाँ, एक सोनिया सेकंड, जी। सॉरी टू मैम इंटरप्ट मैम, वो भरत भैया का माइक ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका माइक ओपन नहीं हो रहा है, हाँ, ऑन मैंने नहीं कर यहाँ पा से रहे भी वो। देखा, उनका मैसेज था ना, तो मैंने यहाँ से भी देखा, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसी वो नहीं है सेटिंग। क्योंकि वो सेटिंग होती तो सभी के लिए होती कि ऑल अनम्यूट करके, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, बट मैंने यहाँ चेक की है। तो वो क्यों नहीं कर पा रही है मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, बट यहाँ से मतलब नहीं है कोई भी रिस्ट्रिक्शंस। मैम एक बार अनम्यूट करके देखिए ऑल, फिर उसके बाद म्यूट कर दीजिएगा, क्या पता भैया का ऑन हो जाए। ठीक है, मैं म्यूट ऑल करके देखती हूँ एक बार ना। नहीं, इसमें ना नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। म्यूट ऑल और म्यूट अनम्यूट दोनों कर दिया मैंने। भैया आप मैसेज टाइप करके भेज दीजिए, मैम फिर आंसर कर देंगी। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मैम जो अल्जाइमर डिसीज है, इसमें जैसे आप कह रहे थे कि न्यूरॉन्स धीरे धीरे डेड होने लगते हैं हम्म और वो पैचेस छोड़ देते हैं ब्रेन में, हम्म तो उसमें जो कंडीशन होती है, तो इंसान क्या उसमें मतलब उसे फिजिकली कुछ नहीं पता होता, बट उसकी जो अंदर से बॉडी होती है
वो क्या ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है? एक्चुअली ये जो मेंटल वाली होती है ना, हाँ जी। इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो उसके न्यूरॉन्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं। तो उनके डेड होने से क्या होता है, उसके बहुत सारे ब्रेन के एरिया इफेक्टेड होने लगते हैं। तो ब्रेन के मेन इसमें होता है मेमोरी लॉस, कि वो भूल जाता है कि उसके पास्ट में क्या हुआ है। मान लीजिए अभी उसने पानी पिया और वो भूल जाएगा कि मैं पानी पी चुका हूँ या खाना खाया। तो ये धीरे-धीरे शुरू होता है। पहले वो अपनी बहुत पुरानी चीज़ों को भूलता है, फिर इवन वो इस हद तक भूल जाता है कि वो जो उसके आस-पास जो उसके फैमिली या उसके फ्रेंड्स होते हैं जिनसे वो बहुत क्लोज़ होता है, इवन उनको भी भूलने लगता है। ये एडवांस स्टेज में होता है। तो मैम इसका आगे मतलब धीरे-धीरे फिर इसका मतलब ये है कि वो अपनी एंडिंग में जा रहा है इंसान। मेमोरी की एंडिंग में। और मतलब वो क्योंकि फिजिकली फिर मेमो नहीं, इसमें वही न्यूरॉन्स इफेक्टेड होते हैं जो उसके मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। पर मैम इसमें ऐसा भी कुछ होता है कि जो मेमोरी के उसके जैसे आप वो बता रहे हो सारे मतलब कोई है उनके सारे वो सिम्टम्स हैं जो आप कह रहे हो, बट वो क्या होता है कभी कभी ना ऐसे रिस्पॉन्ड कर देती हैं कि वो जो आसपास वाले होते हैं ना वो कहते हैं ये अपने मूड के हिसाब से काम कर रही हैं और उनकी फिजिकली तो वो पूरी मतलब ऐसे हो चुके हैं बेड रिडन टाइप। तो ये भी अफेक्ट करता है क्या मेंटल कंडीशन से? बिल्कुल, एडवांस स्टेज में ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। और मतलब इसमें मैम वो बिल्कुल सुनती नहीं है किसी की, मतलब एक जैसे स्टबर्न जिद्दी बच्चा हो जाता है उस हाँ, टाइप का होता है? एक्चुअली इसमें क्या होता है, जब मेमोरी लॉस होने लगती है ना, तो ब्रेन का जब कंट्रोल खत्म होता है ना, तो हाँ जी। आपकी हर हर जितनी भी कैपेसिटीज़ होती हैं, वो हम्म। कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती हैं, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। और फिर वो जो बोलते हैं ना कि अपनी ही बनाई एक दुनिया में वो रहने लगते हैं। मतलब मैम इसमें ऑक्सीजन लेवल वगैरह भी इफेक्ट होता है? ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अच्छा तो मोस्टली इन मैम मतलब पेशेंट्स को ऑक्सीजन पर भी रखा जाता है कई बार। हम्म, तो मैम इसका मतलब वो उनकी इनिशियल मतलब लास्ट स्टेज एक एक तरह से मतलब बहुत सीवियर कंडीशन है उनकी। हाँ, देखिए ब्रेन जो है ना, इसकी जो ये अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाता है, ओके। ब्रेन के जो सेल्स होते हैं। तो जो डैमेज हो गए, वो हो गए, हो गए। और है धीरे ना? धीरे मैम मतलब जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि उनके धीरे धीरे अब वो डेड होते जा रहे हैं। हाँ, अब जैसे-जैसे और डेड होंगे तो फिर उनके ना जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं ना, वो फेल्योर होने लगते हैं। ओके। और जब इंटरनल ऑर्गन फेल्योर होने लगते हैं, तो धीरे-धीरे करके एक समय के बाद व्यक्ति जो है, हम्म, सर्वाइव नहीं कर पाता नहीं है। कर पाए। तो मतलब मैम ये अल्जाइमर डिसीज की एडवांस स्टेज है, बहुत एडवांस स्टेज बहुत है ये। एडवांस स्टेज। हाँ, तो मैम शुरू इसका में जो तो उसका बस यही होता है कि वो मेमोरी लॉस होता है उसका, स्टार्टिंग, चीज़ों को भूलने लगता है। ओके, तो मैम इसका जो रीजंस हैं, इसका जो रीजंस है अल्जाइमर डिसीज के वो क्या है? मतलब इसका एक रीजन स्ट्रेस और मेंटली टॉर्चर ये सब भी है? हाँ, बिल्कुल, यदि आप अपने इमोशंस को बहुत लंबे समय तक दबा के रखते हैं, हम्म। है ना? सप्रेस करके रखते हैं, वो एक रीज़न है। या आप लंबे समय तक बहुत डरे हुए हैं या कोई भी नेगेटिव थॉट के साथ जी रहे हैं, ओके। बहुत लंबे समय तक। कई हम्म। बार ऐसा होता है कि जब ये स्ट्रेस वाली पोज़ीशन आती है ना, तो व्यक्ति अपने आप को सफोकेटेड कर लेता है। हाँ जी। तो लगता है कि ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। हम्म। और जब बार-बार ऐसा होता है तो उसके ब्रेन में लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती जाती है। वैसे ही ब्रेन में ऑक्सीजन आना मतलब एंटी ग्रेविटी हम्म। यूज़ करके ही जाएँगे। हाँ तो जी। जब भी बार-बार ऑक्सीजन कम होती है तो जिस भी ऑर्गन को, जिस भी सेल्स को बार-बार ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन कम मिलेगा, हाँ तो वो जी। कमज़ोर होगी ही, कोई भी बॉडी की सेल। जी, भरत भैया का शायद हो गया थैंक ना? यू हाँ मैम। हाँ, मेरा मोबाइल पे आ रहा है लेकिन लैपटॉप पे नहीं आ रहा। ओके। मोबाइल मैंने चालू किया। मेरा पूछना ये था कि फोबिया को इसमें जो डिस्क्राइब किया है वो हुँ, न्यूरोटिक उसमें दिखा है, साइकेटिक में दिखा है, हुँ, उसमें नहीं दिखा रहे हैं। तो जैसे हुँ, क्लस्टर फोबिया है, क्लस्टर हुँ, फोबिया लिफ्ट में या भीड़ में होता है, या फिर हुँ, हाइड्रोफोबिया है। हुँ। हाइड्रोफोबिया रेबीज से भी होता है वैसे, लेकिन ये साइकोलॉजिकल नहीं है, न्यूरोटिक ही है।
इसमें तो यही बताया भैया, बाकी और फिर मैं देखूंगी, क्योंकि ये हम सब साथ में ही पढ़ रहे हैं तो इसमें तो मैं ये भी मतलब सोचूंगी, ऐसा भी आप लोग को बिल्कुल वेलकम करूंगी कि अगर किसी चीज के बारे में आप लोग में से किसी को ज्यादा मालूम है तो वो बिल्कुल आए और बताएं उस चीज को। क्योंकि सभी के लिए नया है, और स्टार्टिंग में ही हमने ये बोला था कि हम सब मिलके ये पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसमें जो मैंने अभी तक नेट पर देखा तो उसमें तो यही चीज दी है, बट इसको हम थोड़ा और इस पर काम कर सकते हैं, थोड़ा और देख सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या हो सकता है। वही मुझे भी क्योंकि लगा कि इसको साइकोलॉजिकल थोड़ा ज्यादा होता है कि 3 बार कोई लिफ्ट में अगर फंस गया तो फिर वो उसको क्लस्टरफोबिया बहुत ज्यादा हो जाता है ऑटोमेटिकली, हाँ, कोई फोर्थ न्यूरोलॉजिकल टाइम, नहीं। हाँ एक्चुअली फोर्थ टाइम का इसको न्यूरोलॉजिकल में भी इस सेंस में रखा जा सकता है, ये मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ। क्या होता है कि जब 3-4 बार हमारे साथ कोई चीज होती है ना, तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एक बिलीफ पैटर्न डेवलप हो जाता है, उनका जो मैकेनिज्म हो जाता है वो एक पैटर्न को डेवलप कर लेता है ना। तो वो पैटर्न डेवलप, चूंकि उसमें न्यूरॉन्स में चेंज आता है, तो और वो पैटर्न, जैसे सपोज हम मान लीजिए गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में हम कितने अलर्ट रखते हैं, अगर गियर चेंज करना तो हम पहले उस साइड देखेंगे, हो सकता है फिर चेंज करेंगे। लेकिन वो रिफ्लेक्शंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं 1 साल बाद कि हम बिना देखे बिना कुछ किए और शायद मल्टीटास्क करते हुए भी ड्राइव कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या होता है कि न्यूरॉन्स ने अपने ऊपर माइलिन की एक बहुत मोटी लेयर कर ली, कि जिससे आपके वो रिफ्लेक्शंस क्रिएट हो गए हैं। तो ये ऐसा ही, जैसे ये गुड इसके लिए हुआ, ऐसा ही बैड इसके लिए होता है, कि जब कई एक्सपीरियंस आपको बार बार हुए तो न्यूरॉन्स में वो चेंजेस आके वो एक बिलीफ पैटर्न बना लेते हैं कि ऐसे होने पर ऐसा होता ही है। तो मे बी पॉसिबल कि इस कारण से इसको इसमें रखा हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, मतलब मैं जहां तक सोच सकती हूँ उससे दे रही हूँ। मुझे बहुत सही लगा हाँ, बट हम इसके बारे में और देखेंगे। अभी 1 हफ्ते में नहीं रहूंगी ना, तो आप सब लोग का यही होमवर्क रहेगा कि इसका यौगिक ट्रीटमेंट क्या क्या है वो निकाल के रखें, फिर हम उसको बैठ के आराम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसका यौगिक ट्रीटमेंट पर भी हमको थोड़ा सा अधिक डिस्कशन करना पड़ेगा। इवन इवन ऑल्सो वो सभी का सेम होगा, क्योंकि इनमें सभी में अगर आप देखें तो सिम्टम्स बहुत आसपास होते हैं, इसमें जो कॉज होते हैं, कारण होते हैं, वो भी बहुत आसपास होते हैं, इनका ट्रीटमेंट भी आसपास ही होता है, कि सब में एक जो बीसीटी है, बिहेवियर थेरेपी है, या इस तरह की चीजें ही दी जाती हैं। तो और चूंकि अभी हमारा जो योग थेरेपी है वो हम इतनी एडवांस नहीं कर पाए हैं कि यदि हम ब्रेन को ही थेरेपी में ले रहे हैं तो ब्रेन के भी पर्टिकुलर एक पार्ट में ले सकें। कुछ तो कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर, ऐसा तो हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना, कि जैसे प्राणायाम में हम राइट नॉस्ट्रिल से करते हैं, बट उससे और अधिक क्लासिफाई हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी मैम जो हमको इन सबको एक में लेके चलना पड़ेगा कि एक जनरल मैम थेरेपी क्या है। जी हाँ। अल्जाइमर में जो होता है न्यूरॉन्स मतलब खत्म होने लगते हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या रहता है? मतलब अभी एक जब बार हम जो देखिए, खत्म हो इसकी रहे कुछ हैं तो मेडिसिन होती हैं, जो डेड हो गए हैं वो रिजनरेट नहीं होते हैं, है ना। हाँ बट हाँ जो थेरेपीज होती हैं इसकी और जो मेडिसिन होती हैं वो इस प्रोसेस को स्टॉप कर देती हैं या स्लो कर देती हैं। तो आगे जो और न्यूरॉन्स डेड होने वाले हैं वो नहीं होते हैं, है ना। तो हम जो भी प्रोग्रेसिव डिजीज जो भी है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसको हम स्लो कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, कि वो जहां है वहीं रुक जाए। तो एक्चुअली होता क्या कि जब कोई भी व्यक्ति बहुत पेन में रहता है, कोई बीमारी से बहुत परेशान रहता है, तो उसके लिए अगर वो वहीं रुक जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। वो हम और आप सोचते हैं कि अगर स्वस्थ नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा, बट अगर उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उसकी अगर वो वहीं पर रुक गई, उसके आगे नहीं बढ़ी, तो उसके लिए उसको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। मैम एक सेकंड मैम, वो मोनिका दीदी का एक क्वेश्चन है, वो फोन हाँ। उनका भी माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, अच्छा हेलुसिनेशंस अच्छा के बारे में जानना चाह रहे हैं वो। अच्छा। देखिए हेलुसिनेशन मतलब ऐसा होता है
कि हमको एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, मतलब जो चीजें नहीं है रियलिटी में उनको देखना। तो अगर एक एग्जाम्पल लें तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि कोई भूत प्रेत देखा, वो हेलुसिनेशन के उसमें आ जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई रस्सी पड़ी हुई है और अचानक से हमारी उस पर नजर गई और हम उसको इस वे में लेते कि वहां तो एक सांप है ना। कई बारी क्या होता है कि कुछ चीज बिल्कुल भी नहीं होती है, फिर भी उसको देखना। जस्ट लाइक कि अगर मान लीजिए हम टू व्हीलर पे जा रहे हैं, 2 बार 3 बार एक्सीडेंट हो गया, तो अब हम घर में भी रह के और अगर कोई मेरे से बोले कि भाई आपको वहां टू व्हीलर से जाना है, तो वो मैं हेलुसिनेट करने लगूं कि नहीं यार एक्सीडेंट होगा ही ना। तो ये सारी चीजें हेलुसिनेशन केस में आती हैं, जिसको हम विभ्रम बोलते हैं, कि ऐसी चीजें दिखना या सुनना या ऐसी परिस्थितियां समझना कि जो रियलिटी से कहीं भी मैच नहीं करती हैं, बट हमको फील होती हैं। इसके एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल शायद आप लोगों ने सुने होंगे, प्लेसिबो और फैंटम आर्म। फैंटम आर्म क्या होता है कि जैसे आर्मी में ना अक्सर कई बार क्या होता है कि किसी के हाथ में मान लीजिए बुलेट लग गया या कुछ, और उस कारण से उनका हाथ या पैर काटना पड़ा, और चूंकि वो एक बहुत पेनफुल पोजीशन से गुजरते हैं, क्योंकि फ्रंट पे थे, वहां से पता नहीं कितनी देर में उनको मेडिकल हेल्प मिलती है और कैसे सर्जरी होती, वहां पर कितने इक्विपमेंट्स हैं, तो वो पूरे ड्यूरिंग प्रोसेस एक बहुत पेनफुल सिचुएशन से निकलते हैं। तो जब वो वापस घर आ जाते हैं, मान लीजिए उनका हाथ यहाँ से काटना पड़ा, ठीक है, यहाँ कहीं उनके बुलेट लगी हुई थी, तो चूंकि अब यहाँ से हाथ कट चुका है और ये हेल्दी है, हाथ नहीं है बट वो हेल्दी है पर्सन, तब भी उसको लगता है कि मेरे यहाँ हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जबकि ये हाथ है नहीं। तो उसको हम बोलते हैं फैंटम आर्म्स। तो आर्मी में स्पेशल डॉक्टर होते हैं फॉर फैंटम सर्जरी। तो वो क्या करते हैं कि उसके दोनों हाथ ऐसे सामने रखवाते हैं, उसके सामने एक पर्दा डालते हैं और पूरी वही प्रोसेस करते हैं, वही वर्ड बहुत दोहराते हैं जो ड्यूरिंग सर्जरी की जाती है, और उसके बाद वो उसका वो पेन खत्म हो जाता है। ऐसे ही प्लेसिबो इफेक्ट होते हैं, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली हम ब्रेन को अभी ना नहीं के बराबर समझ पाए हैं, ऐसा कह सकते हैं कि उसके जो एक बहुत कुछ हिस्सा ही 1 या 2% ही हम समझ पाए हैं। अदरवाइज ब्रेन इतना डिटेल है और उसके जो फंक्शंस है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो अभी पूरी तरह हमारे साइंटिस्ट भी उसको नहीं समझ पाए हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो होती हैं लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, है ना। प्लेसिबो भी जो होता है, तो कई बार होता है कि व्यक्ति जैसे नींद की गोली, स्लीपिंग पिल्स खाने का आदी हो जाता है कि हमको तो बिना उसके नींद ही नहीं आती। तब डॉक्टर क्या करते हैं कि सेम पैकिंग सेम साइज में सिंपल कैल्शियम या ग्लूकोज के टैबलेट्स दे देते हैं, और चूंकि वो यही सोच के खाता है कि ये स्लीपिंग पिल्स हैं, और वो उतनी ही गहरी नींद सोता है। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट्स होते हैं। तो इन पर आजकल बहुत काम चल रहा है। प्रोबेबली इन फ्यूचर हमें शायद और बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। तो मैम ये एक तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं हो गई कि हाँ, एक वो माइंड सेटअप कर देखिए लेते हैं। साइकोसिस जो है वो साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, दोनों पैरेलल है, तो है ना। मैम ये साइकोसिस, हाँ हेल्यूसिनेशन ये एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हम एक कह चीज और सकते हैं। मैम, जैसे आप बता रहे थे कि न्यूरॉन्स जैसे डेड होने लगते हैं तो वो मेडिसिन वगैरह से उसे रोक देते हैं डेड होने से। बट ये जो बहुत एडवांस स्टेज है इसमें ऐसा नहीं होता, मेडिसिन से वो नहीं कंट्रोल होते। सही बोल रहे हैं आप, एडवांस स्टेज में जाके कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ओके। इसीलिए हम इतने सिम्टम्स और सारी चीजों को बार बार पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि सब लोग अवेयर रहें, जिससे यदि आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए है, स्टार्टिंग पॉइंट पे उसके फर्स्ट स्टेप पर ही हम उसको डायग्नोसिस कर पाए कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो मैम क्योंकि उस टाइम पे किसी भी चीज को फर्स्ट स्टेप पे रोकना बड़ा इजी होता है,
लेकिन जब वो 3rd 4th स्टेज पर पहुंच जाती है तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैम ये इसकी योगा से हीलिंग है फर्स्ट स्टेज पे, बिल्कुल है, इनिशियल स्टेज पे? बिल्कुल है। जैसे इनवर्ट पोज आप कराएंगे तो ओके, ब्रेन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ब्लड हम्म, सर्कुलेशन बढ़ेगा। मेडिटेशन आप कराएंगे तो हम्म, मेडिटेशन से क्या होगा कि उसके जो सिनॉप्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, जो न्यूरॉन कनेक्शंस हैं उसका जो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं वो कंट्रोल्ड होगा, है ना। तो इस ओके, तरह की बहुत सारी चीजें हैं। प्राणायाम करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम इनको अभी कल या परसों के ही पेपर, आज के ही शायद पेपर में है कि किसी व्यक्ति को एक ब्रेन ट्यूमर था, यंग लड़की थी और डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आप घर ले जाइए और इसको शायद भोपाल का इंसिडेंट है और आप इसको मतलब जितने दिन आप ये हैं इनको क्योर कीजिए या इनको मतलब रखिए सुख से। जब एलोपैथी ने मना कर दिया तो वो वहां के नेचुरोपैथी के उसमें गए शरण में और आज उसका ट्यूमर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। डिपेंड करता है, आज के ही न्यूज़पेपर में है ये न्यूज़, अगर मुझे दिखेगी तो मैं ग्रुप में डालूंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रस्ट कितना है और आप कितने समर्पण के साथ इसको करते हैं। मैम अगर वैसे मैम मैम वैसे इसका एक एग्जाम्पल मैम वैसे मेडिटेशन इसका एक से एग्जाम्पल तो हमारे पास भी है। जी, वॉइस मैम, नहीं आ मेरी रही आवाज आ आपकी। रही है क्या? हाँ, अभी आ हाँ रही है। मैम, एक हमारे महाराज जी हैं, शुभ सागर जी महाराज। उनको ब्रेन ट्यूमर था और उन्होंने अपने आप को विदाउट एनी मेडिसिन सिर्फ योग के माध्यम से उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली क्योर किया है। वो इस समय दिल्ली में ही है और वो मतलब अधिकतर दिल्ली में ही रहते हैं। वो सिर्फ योग से उन्होंने अपने ध्यान से, मेडिटेशन से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल क्योर कर लिया है। हाँ, ये तो सारी योग चीजें थेरेपी पॉसिबल है, ये सारी चीजें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन रीना, क्योंकि 12:30 हो गए। हाँ मैम, नाद करने से कितना इफेक्ट है इस पे? देखिए अब नाद जो करने हमने से भी नाद इफेक्ट तो 100% होगा, क्योंकि अभी जो रिसेंट कुछ अमेरिका चरक में रिसर्च हुए हैं तो उसमें ये रिजल्ट आया कि ओम जब हम चेंट करते हैं तो उसके जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उसके साउंड वेव से वो हमारी बॉडी के 80% हार्मफुल या जो टॉक्सिजनेटेड बैक्टीरिया वायरस है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर वो हम रोज करते हैं और रोज हमारे 80% वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि हर तरह के जो बैक्टीरिया वायरस हैं हर बीमारी के वो हमारी बॉडी में हैं, वो चाहे एड्स कैंसर जैसी ही खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, लेकिन वो हमें होती क्यों नहीं है? क्योंकि उनका नंबर हम कंट्रोल रख रहे हैं, है ना। मान लीजिए अगर वो 10 होने चाहिए तो हम 11 जैसे होता तो हमारी बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देती, लेकिन जब वो मल्टीपल होने लगते हैं तो हम या वो व्यक्ति उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो ओम चैंटिंग से ये जो नंबर्स है ये बैलेंस रखता है। तो अगर 80% अगर हार्मफुल जो या टॉक्सिजनेटेड एलिमेंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए तो 80% बीमारियों से तो हम वैसे ही बच गए ना। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं। ओके मैम, मेरा है ना कैमरा काम नहीं कर रहा है, जैसे भरत भैया का माइक काम नहीं कर रहा है ना, तो मेरा भी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है 2 दिन से। बड़ी मेरे लिए पता नहीं मेरे लैपटॉप में कुछ हो गया है। कोई और बात नहीं, मेरा आप ये क्वेश्चन था कि जैसे है ना आप अभी बता रहे थे, तो जैसे कुछ बच्चे या हम बड़े भी, जैसे हम छोटे घर में रहते हैं तो हम सोचते हैं बड़ा घर हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, ये एक तरह का ख्याली पुलाव बनाना, तो ये भी कोई बीमारी है कि ह्यूमन नेचर है? जैसे बच्चे कोई एग्जाम देते हैं कि मेरा इसमें एडमिशन हो जाएगा, फिर उसमें हो जाएगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, हो तो पाता नहीं है कुछ भी इस टाइप से। तो ये बीमारी, ये भी कोई बीमारी है? हम ह्यूमंस जो है ना वो नेगेटिव बायस होते हैं, है ना। तो हम हंस ना पाए इसके लिए भी एक रीजन ढूंढ लेते हैं। अगर किसी से पूछे कि आप कब खुश होंगे, अरे मेरा तो ना ये मकान बन रहा है, मकान बन जाऊं फिर तो मैं खुश रहूंगा, मेरे इस बच्चे की शादी हो जाए फिर मैं खुश रहूंगा, मेरे इस बच्चे का जॉब लग जाए फिर मैं खुश रहूंगा। बट ये कोई नहीं रहेगा, मैं तो आज भी खुश हूं। सो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो जब तक ये ह्यूमन टेंडेंसी नॉर्मल बैलेंस चलती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये आपको ओवरलैप करने लगे तो फिर ये बीमारी है। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए
है ना, और इतनी करने लगे कि आप दूसरी चीजों को सेकेंडरी करने लगे, तो फिर ये बीमारी है। ठीक है, चलिए अब बाकी के क्वेश्चन हम कर लेंगे क्योंकि 33 हो गया है। ओके, सो सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सब